वही गुट जो एक वक्त पर सड़कों पर उतरा था सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो आज आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें काठमांडू के सेना मुख्यालय की हैं, जहां जेनजी युवाओं के 3 से 4 गुट मौजूद थे, जिनके बीच पहले झगड़ा हुआ, बाद में नए प्रधानमंत्री के नाम को लेकर इनके बीच मारपीट शुरू हो गई। आप भी सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, फिर समझाएंगे कि आखिर वजह क्या है। लेकिन ये क्यों हुआ? किसने सोचा था कि जो जेनजी युवा नेपाल में क्रांति लाने के लिए निकले थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निकले थे, उन्हीं के बीच इस तरह की फूट पड़ जाएगी और ये युवा भी अलग अलग गुटों में बंट जाएंगे। जिस तरह की लड़ाइयां वहां पर हो रही हैं, इस विवाद का सबसे बड़ा कारण यह है कि जेनजी युवाओं का हर गुट अपने मनपसंद नेता को नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। जितने गुट उतनी राय। और अब तो दावेदारों की सूची लंबी होती चली जा रही है, जिस पर सेना के दखल के बाद भी कोई सहमति आज रात 9 बजे तक नहीं बन पाई है। अभी जेनजी युवाओं का एक गुट काठमांडू के मेयर बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, जिन्हें भारत विरोधी भी माना जाता है। बालेन शाह ने अपने दफ्तर की दीवार पर ग्रेटर नेपाल का एक विवादित और भारत विरोधी नक्शा लगाया हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के बड़े हिस्से को ग्रेटर नेपाल में दिखाया गया है। तो बालेन शाह की भारत में इतनी चर्चा तो हो रही है, लेकिन जरा ये भी देख लीजिए कि ये भारत को लेकर सोचते क्या हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम यानी ओशन ने आज खुद इसकी पड़ताल किया। हमें पता चला कि इन पोल्स में दूसरे देशों के लोग भी ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये आई ओपनर होगा नेपाल के भी उन बच्चों के लिए, जेनजी के लिए, जिनकी हमें भी उतनी ही चिंता है, क्योंकि वो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जो रास्ता वो अपना रहे हैं नई सरकार को चुनने के लिए, उसमें विदेशी दखल की गुंजाइश बनती है। ये हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पाया है और इसीलिए आइए आपको लेकर चलते हैं बड़े स्क्रीन पर, जिससे आप समझेंगे कि हम आखिर क्या बताना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं डिस्कॉर्ड ऐप पर सबसे ज्यादा वहां पर बातचीत हो रही है। डिस्कॉर्ड ऐप पर अगले प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग कराई जा रही है। मैं आपको पढ़कर बताती हूं, क्योंकि यहां पर जो नंबर्स आ रहे हैं सामने, अलग अलग पोल्स लोग करा रहे हैं, इसको बनाना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, सेंड सागर ढाका टू सुशीला मैम इन 1 आवर, ऐसे ऐसे पोल्स कराए जा रहे हैं। हु गेट्स टू वोट इन नेपाल, रैंडम नेपाली एज रेप, रैंडम नेपाली एज रेप, ये देखिए मॉडरेटर, हु नेक्स्ट, हु नेक्स्ट, ये जो अलग अलग आप देखेंगे नाम है जो यहाँ पर डाले जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने आपके सामने लाकर रख दिया है। अब बिफोर कास्टिंग वोट ये जो 4652 वोट है, इसको आप समझिए, क्योंकि अगर आप तस्वीर को देखेंगे ऐसी आशंका है कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देशों के हैकर्स इन पोल्स को प्रभावित करके नेपाल के राजनीतिक भविष्य को अनिश्चितता की तरफ ले जा सकते हैं, और यही है इस डिजिटल युग का सबसे बड़ा खतरा। तो जो जेन जी इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई व्यवस्था के लिए, एक बड़े जंग के लिए सड़कों पर उतरी है, जिसने अपना सब कुछ ताक पर लगा दिया है नेपाल में, उन्हें ये बात गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया टुडे के ओसन ग्रुप ने इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये पाया है कि अगर चाहे तो कोई भी अमेरिका में बैठा, चाइना में बैठा, पाकिस्तान में बैठा, इस डिस्कॉर्ड ऐप को हैक करके वो अपनी तरफ से वोटिंग कर सकते हैं। तो फिर जो आपके यहां सरकार बनेगी या जो आप लोग जिसे चुनेंगे, असल में ये पूरी कहानी अब इस सवाल पर आकर टिक गई है कि क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद हो रही है। ये आरोप कौन लगा रहा है, ये बातें कौन छेड़ रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, तब उनके पीछे एक तस्वीर ने, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त, सबका ध्यान खींचा। ये तस्वीर किसकी थी? ये तस्वीर थी नेपाल के हिंदू राजा पृथ्वी नारायण शाह की, जिन्हें आधुनिक नेपाल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, और वो 18वीं सदी के एक ऐसे दूरदर्शी हिंदू सम्राट थे जिन्होंने नेपाल को एकजुट किया। आज जो नेपाल आपको दिखाई देता है, उसके पीछे इन्हीं का योगदान है, जिनकी आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं आर्मी चीफ के पीछे। अब सोचिए, एक तरफ तो पहले सेना प्रमुख के पीछे इस तस्वीर को देखा गया, और आज ही सेना अंतरिम सरकार पर सहमति बनाने के लिए दुर्गा परसाई को अपने मुख्यालय में लेकर आ गई। अब ये दुर्गा परसाई है कौन? पेशे से एक बहुत बड़े मेडिकल कारोबारी है और राजनीतिक रूप से एक दक्षिणपंथी नेता है, जो नेपाल में खुलकर हिंदू राष्ट्र की वकालत करते रहे। इस साल मार्च के महीने में जब हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब वो इसका खूब समर्थन कर रहे थे। जब
राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में भी ये रैलियां, ये रोड शोज निकल रहे थे, तब दुर्गा परसाई खुलकर सामने आ रहे थे और खुलकर वो उसका समर्थन कर रहे थे। दुनिया में मूल रूप से सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो हिंदू बहुल हैं। इनमें पहला है भारत और दूसरा नेपाल। दोनों देशों में लगभग 80% आबादी हिंदुओं की है और माना यह जाता है कि नेपाल में सनातन धर्म प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से पहुंचा था। इसके अलावा 2500 साल पहले नेपाल छोटे छोटे राज्यों और जनजातियों का एक मोज़ेक हुआ करता था। मोज़ेक का मतलब होता है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक संपूर्ण चित्र या संरचना का बनना, और उस वक्त नेपाल भी एक ऐसी ही संरचना में बटा हुआ था जिसके कई हिस्से थे। नेपाल की एक लोक कथा के अनुसार जब वहां ने नाम के एक ऋषि काठमांडू की घाटी में आए और वहां उन्होंने लोगों की रक्षा के लिए पाल नाम की एक हवन क्रिया होती है। जब ने पाला किया तो इसी से इस देश का नाम नेपाल हो गया। इसमें ने जो ऋषि थे, ने का अर्थ महान ऋषि से था और पाल का अर्थ हवन क्रियाओं से था। आज भी नेपाल के संरक्षक देवता भगवान पशुपतिनाथ को माना गया है, जो भगवान शिव के ही एक रूप है। इसके अलावा इसी नेपाल में सिद्धार्थ गौतम का भी जन्म हुआ, जिन्हें आगे चलकर गौतम बुद्ध कहा गया, और उन्होंने भारत के सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया। नेपाल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा और मल्ल राजवंश ने तो नेपाल में हिंदू धर्म के लिए एक ऐसे स्वर्णिम युग का आरंभ किया जिसमें राजाओं के संरक्षण में धार्मिक भक्ति का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। और इस दौर में नेपाल में कई मंदिर बने जिन्हें हिंदू देवी देवताओं को समर्पित किया गया। आज भी भारत के लाखों लोग हर साल नेपाल के इन हिंदू मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अलग अलग वक्त में इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म भी नेपाल आया, लेकिन नेपाल ने हिंदू राष्ट्र की जड़ों को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया और ना ही नेपाल कभी गुलाम रहा। 18वीं शताब्दी में हिंदू राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एक देश का रूप दिया और उसे एकजुट कर दिया। ये वही हिंदू राजा हैं जिनकी तस्वीर नेपाल के सेना प्रमुख के पीछे हमने आपको दिखाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नेपाल की राजशाही ने एक समझौता किया था जिसके तहत ब्रिटिशर्स को नेपाल के विदेशी मामले संभालने थे और बदले में नेपाल को यह वादा किया गया था कि वहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं होगा और अंग्रेजों को गोरखा सैनिक देगा। वैसे इसी तरह का एक समझौता पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सियासत के साथ भी हुआ था, लेकिन वहां मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सेना को भेजकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया था। लेकिन भारत ने हिंदू बहुल होते हुए भी नेपाल की संप्रभुता का सम्मान किया। नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता बना रहा। नेपाल साल 2008 तक दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन कहते हैं कि वहां के राजाओं ने तब भी आम जनता के प्रति इतनी बेरहमी दिखाई, एक नाराजगी थी लोगों में। तभी तो 2008 में राजशाही के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ था और राजशाही का अंत हुआ था जब जनता सड़कों पर उतरी थी। राजा तो ऐशो आराम में रहते थे, लेकिन आम जनता मरती थी और इसी अत्याचार की वजह से वामपंथी आंदोलन हुआ। नेताओं ने अपना हथियार बनाया और साल 2008 में नेपाल से राजशाही को भी हटा दिया, फिर नेपाल को भी एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये देखिए, उस वक्त नेपाल के राजा थे 55 साल के वीरेंद्र शाह, जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे और उनकी सोच लोकतंत्र को लेकर काफी नरम थी। जबकि उनके बेटे और उनके उत्तराधिकारी दीपेंद्र शाह थे, जिन्हें युवराज दीपेंद्र कहा जाता था, प्रिंस दीपेंद्र कहा जाता था, जो 29 साल के थे और काफी पढ़े लिखे, आधुनिक, कुछ हद तक पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने वाले भी थे। लेकिन उन्होंने किया क्या, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कई किताबों में बताया गया है कि दीपेंद्र शाह देवयानी राणा से शादी करना चाहते थे, जिनका संबंध जंग बहादुर राणा के खानदान से था और नेपाल में राणा खानदान और शाह खानदान के बीच एक सदी से भी ज्यादा पुरानी दुश्मनी थी। इसी दुश्मनी की वजह से राजा वीरेंद्र शाह और रानी ऐश्वर्या राजलक्ष्मी शाह इस शादी के सख्त खिलाफ थे। फिर क्या किया युवराज दीपेंद्र ने? इसके बाद वो तारीख थी 1 जून 2001। जून 2001 को जब काठमांडू के राजमहल में राजा वीरेंद्र शाह और उनके परिवार के लोग एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उनके बेटे दीपेंद्र शाह ने, जो कि युवराज थे, पहले आरोपों के मुताबिक उन्होंने काफी नशा किया था, शराब पी थी, और इसके बाद जब वो वापस लौटे तो उनके शरीर पर सेना जैसी एक वर्दी थी, हाथों में एक बंदूक थी, जो जानकारी
दर्ज। इसी बंदूक से दीपेंद्र शाह ने अपने पिता एक साथ कितने लोगों को मारा। इसी बंदूक से दीपेंद्र शाह ने अपने पिता राजा बीरेंद्र शाह, रानी ऐश्वर्या, ये लास्ट की तस्वीर है जिसमें उन्होंने खुद को भी गोली मार ली थी, लेकिन पहले उन्होंने गोली दागी राजा बीरेंद्र शाह, रानी ऐश्वर्या, अपनी बहन, अपने भाई निर्जन शाह समेत राज परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। कहा जाता है ये सब कुछ सिर्फ एक शादी को लेकर हुआ। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस घटना के पीछे राजा बीरेंद्र शाह के छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह का हाथ हो सकता है, जो इसके बाद नेपाल के राजा बन गए। आप हिंदू राजाओं के महल सिंह दरबार की ये तस्वीरें जरा देखिए जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। सिंह दरबार की धू धू कर जलती हुई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसे इस बार के आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने जलाकर बर्बाद कर दिया। बीरगंज नगर निगम दफ्तर के हम पीछे की तरफ इस वक्त आ गए हैं। जो पीछे की तरफ जो तमाम निगम की गाड़ियां लगी हुई थी उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ दर्जन भर गाड़ियां जो हैं वो यहाँ लगी हुई थी उस दिन 2 रोज़ पहले जब प्रदर्शनकारी इस पूरे दफ्तर में घुस आए थे। और जो नगर निगम के दफ्तर को तो उन लोगों ने पूरा तहस नहस करके जला दिया, लेकिन पीछे जो गाड़ियां खड़ी थी दफ्तर के पीछे, तमाम गाड़ियों में जो है ज़बरदस्त आगजनी की गई है और सब गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से जला दिया गया। ये यहाँ का ट्रैफिक का ऑफिस है जिसके हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी गाड़ियों को यहाँ पर जला दिया गया। काठमांडू के राज निवास या जहां राजा का घर हुआ करता था, वहां से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे ये हवालात है और इस हवालात के हालात आप देखें, पूरी तरह से बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही दिखाई देगी। अगर आप नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तख्तापलट में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। सीख ये है कि आजकल की युवा पीढ़ी अमीर और गरीब की खाई को उस तरह से नहीं देखती जिस तरह से पहले की पीढ़ियां देखा करती थी। पहले की जो पीढ़ी थी वो ये सोचती थी कि अमीर और ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं जी होता और जीत हमेशा ताकतवर की होती है। लेकिन आजकल की जेन ज़ी युवा ऐसा नहीं सोचते। वो ये नहीं कहते कि ताकतवर के खिलाफ जीता नहीं जा सकता। वो ये मानते हैं कि ताकतवर अगर अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ सारे लोग एकजुट होकर अगर निकलेंगे तो इंसाफ मांगी जा सकती है। नेपाल में यही हुआ है। नेपाल में एक तरफ वो जेन ज़ी युवा है जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, वो सड़कों पर निकले और उन्होंने अपने तरीके से, कई लोग हिंसा को लेकर तो प्रश्न पूछ ही रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने अपने लिए इंसाफ की आवाज उठाई है। दूसरी तरफ नेताओं के वो बच्चे थे, क्योंकि अब हम आपको सबसे दिलचस्प हिस्सा आज के बुलेटिन का दिखाने वाले हैं। नेताओं के वो बच्चे थे जिनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं थी और आप ये भी कह सकते हैं कि अब तक 2 तरह के नेपाल थे। एक नेपाल उन गरीब ताकतवर नेताओं का था जो वीवीआईपी बनकर रहते थे। दूसरा नेपाल उन आम लोगों का था जो गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। और इस बात की गवाही आंकड़े भी देते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस बताता है कि नेपाल के 1% अमीर लोग पूरे देश की 25% संपत्ति के मालिक हैं, जबकि देश की करीब 50% आबादी के पास पूरे नेपाल की सिर्फ 4% संपत्ति है। बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ। नेपाल में नेताओं के उन बच्चों से जो राजनीति की आड़ में किस तरह की जिंदगी जीत रहे थे और नेपाल में नेताओं और उनके बच्चों ने राजनीति की आड़ में किस तरह की लूट खसोट की थी। इनमें सबसे पहले नंबर पर 29 साल की श्रृंखला खातीवाड़ा। ये देखिए उनकी तस्वीर इस तरफ है, जूम इन करके दिखा सकते हैं क्या हम? ये देखिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विरोध खातीवाड़ा की ये बेटी है। ऐसे ही नेपो किड्स को लेकर वहां सबसे ज्यादा बवाल मचा। तो आखिर ये 29 साल की श्रृंखला खातीवाड़ा जो नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विरोध खातीवाड़ा की बेटी है, इन पर क्या आरोप है आप देख सकते हैं। पिता की पहुंच का फायदा इनको मिला श्रृंखला खातीवाड़ा को। इसके साथ ही लग्जरी लाइफस्टाइल, विदेशों में छुट्टियां मनाना, इन बातों को लेकर लोग नाराज थे। 2018 में मिस नेपाल वर्ल्ड का खिताब भी इनको मिला। खिताब जीतने में पिता से मदद का भी आरोप लगाया गया कि पिता है इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। जेन ज़ी आंदोलन के बाद से ये श्रृंखला खातीवाड़ा गायब है। 2 दिन में इंस्टा पर 1 लाख फॉलोअर्स इनके घट गए। एक और नेपो किड जिनकी खूब वहां पर चर्चा हो रही थी वो है बीना मगर, जो पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की बहू हैं और इनका भी जरा
लेखा जोखा आपको बताएं, उससे पहले एक बार जूम इन करके जरा बीना मगर की तस्वीर दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि वो भी ये देखें कि बीना मगर जो है उनको लेकर वहां की जनता की क्या सोच थी। नेपो किड में इनका नाम था, हैशटैग नेपो किड के खिलाफ साथ इनके खिलाफ भी वहां पर खूब प्रचार किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की ये बहू है। ग्रामीण जल योजनाओं के बाजार में देखिए 4 इन पर आरोप थे। पूर्व पीएम की ये बहू है, परिवारवाद की राजनीति का फायदा मिला, जल मंत्री रहते सरकारी फंड से निजी विदेश यात्राओं का आरोप है कि भाई जो सरकारी फंड था, मतलब सरकारी पैसे से बहू जाती थी अपने फॉरेन टूर पे। ग्रामीण जल योजनाओं के बजट में कटौती ऐशे आराम में कम नहीं हुई। और जो आखिरी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी ने देखिए, इनका नाम है शिवना श्रेष्ठा। शिवना श्रेष्ठा जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा की बहू है। जूम इन करके इनको भी दिखाइए। यह है शिवानी श्रेष्ठ, देखिए शिवाना श्रेष्ठा, माफ कीजिएगा, शिवाना श्रेष्ठा। नेपाल में नेताओं के बच्चों की जो ऐश में कतार में एक चौथा चेहरा हमने आपके लिए निकाला है, जिसको वहां पर टारगेट किया जाता। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा की बहू है। और क्या क्या इन्होंने फायदा उठाया, जरा इनकी भी लाइफस्टाइल आप देख लीजिए, ताकि आप भी समझ जाइए कि लोगों का गुस्सा क्यों था। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल का खूब दिखावा करती थी, कभी इधर की तस्वीरें कभी उधर की तस्वीरें। करोड़ों की संपत्ति थी। जो कुछ ये लोग फ्लैश कर रहे थे, इनको एहसास ही नहीं था कि यही एक दिन गले की फांस बनेगा। विदेशों में छुट्टियां मनाना और ये सब कुछ उनका जो लाइफस्टाइल था वो उनके लिए भारी। आज इस सवाल की भी काफी चर्चा है कि क्या नेपाल के तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतों का कोई हाथ हो सकता है। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, तब वहां अमेरिका की भूमिका को लेकर कई सवाल उठे थे। और अब नेपाल के तख्ता पलट में भी कुछ घटनाओं को संदिग्ध माना जा रहा है। और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नेपाल असल में चाइना और अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स का शिकार हुआ है। केपी शर्मा ओली के लिए कहा जाता था कि उनका झुकाव चीन के प्रति बहुत ज्यादा था। हाल ही में 3 सितंबर को जब चाइना में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ, तब इसमें ओली अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए थे। वो विक्ट्री परेड जो आपको याद होगा एससीओ समिट के बाद हुआ था। एससीओ समिट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाइना पहुंचे थे, लेकिन विक्ट्री डे परेड में इंडिया शामिल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वापस लौट गए, लेकिन जब वहां रशिया, इसी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, उधर से किम जोंग आपको याद होगा नॉर्थ कोरिया से, ये सभी लोग शामिल हुए विक्ट्री परेड में। और पाकिस्तान वाला वो बूट पॉलिश पीएम भी शामिल हुआ था। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भी अपनी पत्नी के साथ थे। इसके अगले ही दिन 4 सितंबर को उनकी सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन के नियमों का पालन नहीं करने के लिए बैन लगा दिया था। लौटे चीन से ही थे, फिर फैसला ले लिया बैन का, और फिर जो हुआ वो आप देख रहे हैं। इनमें ज्यादातर कंपनियां किस देश की थी? अमेरिका की। अब सवाल यही उठ रहा है कि केपी शर्मा ओली चीन से आते हैं और चीन के टिकटॉक पर ये कहते हुए कोई बैन नहीं लगाया जाता कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का पालन टिकटॉक तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका के फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया जाता है। वैसे अभी हम आपको ये बता रहे थे कि पिछले साल बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ था, लेकिन उस तख्ता पलट से आम लोगों की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इसका फायदा कट्टरपंथी संगठनों को ज्यादा मिला। ढाका यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के जो चुनाव हुए, उनमें जमाते इस्लामी की छात्र शाखा बांग्लादेश इस्लामी छात्रों शिविर के समर्थन वाले पैनल ने बड़ी जीत हासिल की। कहा जा रहा है कि साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद यह पहली बार है जब किसी इस्लामी छात्र संगठन को ऐसी सफलता मिली हो। जमाते इस्लामी वही संगठन है जिस पर दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे। अब तो इसके छात्र संगठन को ढाका यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी जीत मिली है, और वहां हिजाब को लेकर कैसे लग रहे हैं नारे, ये खुद देखिए। लड़कियों के कपड़े, हिजाब को लेकर लड़कों की नारेबाजी और जोश आपने उनका देखा। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास और अमेरिकी एक्टिविस्ट चार्ली किर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े गोली मार दी गई। 31 साल के चार्ली किर्क यूनिवर्सिटी में एक ओपन डिबेट कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये देखिए आपके सामने ये तस्वीर है। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ डिबेट कर रहे थे, इसी बीच किसी ने उन्हें गोली मार दी। ये गोली उनकी गर्दन पर जाकर लगी, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। इस हमले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो छात्र के साथ ओपन माइक डिबेट करते हुए दिखाई देते हैं। हम आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं।
अब देखिए, इस गोलीबारी के बाद यूनिवर्सिटी में भगदड़ मच गई। भीड़ का फायदा उठाकर हमलावर भी फरार हो गया। इस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन इस हमले को कोई रोक नहीं पाया, ना ही वो ये पता कर पाए कि गोली कहां से चली। अब ये शख्स है कौन? आप सोचिए, ये सबसे करीबी लोगों में से माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप का चार्ली कर्क। इस हमले ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। चार्ली की हत्या के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली कर्क की हत्या को अमेरिका के लिए एक काला दिन बताया और उन्होंने चार्ली को अमेरिका का सच्चा देशभक्त कहकर उनके सम्मान में 4 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है।